नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इतिना सुरेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुधकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज शो में हम आपके लिए। काफ़ी उतार चढ़ाव भरा दिन रहा बाजार के लिए। शुरुआत कमज़ोर हुई, फिर एक रिकवरी देखने को मिली। कैसी रही आज दिन भर बाजार की चाल, समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से और जानेंगे, पूरी रिपोर्ट आपको देंगे। कल फोकस होगा दो बड़ी कंपनियों पर, सिप्ला और एशियन पेंट्स। दोनों के चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। क्या अनुमान लगा रहा है बाजार, ये जानेंगे। साथ ही साथ कल के सेशन के लिए एक्सपर्ट्स की दमदार ट्रेडिंग कॉल्स भी होंगी। और शुरुआत बाजार से। हफ्ते के पहले दिन कारोबारी दिन हमने देखा घरेलू बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए। दिन भर के कारोबार के बाद आज निफ्टी 109 अंक और सेंसेक्स 365 अंक गिरकर बंद हुआ। दिन भर बाजार में क्या हलचल रही, जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी प्रियंका उपल आनंद के पास। बिल्कुल। देखिए, आज बाजार में हमने देखा कि एक गैप डाउन के साथ ओपन हुई मार्केट्स और बड़े गैप के साथ ओपन हुई। ग्लोबली एक बड़ा मेल्टडाउन देखा हमने और उसके बाद ही हमने देखा कि आज इंडियन मार्केट्स पर भी एक वे आउट होता हुआ ये दिखा। लेकिन आपने सेकेंड हाफ ऑफ द डे और लास्ट 1 आवर में एक बाउंस बैक भी देखा। हालांकि 16,400 एक बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा है, बाजार उसे क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन क्लियरली जिस तरह से जिन स्टॉक्स ने के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की आप बात करें तो वो सुबह से ही आपको लार्ज कैप आईटी में, यानी कि इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक ने लास्ट में रिकवरी दिखाई। इन सारे स्टॉक्स में आपको ये ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी स्टॉक्स है, इनमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। उसके अलावा एक बाउंस बैक आपको देखने को मिला मारुति एक्साइड, यानी ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में। और साथ ही लास्ट आवर में आपको HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार करते हुए स्टॉक्स दिखाई दिए। बजाज फाइनेंस रिकवर हुआ। तो ऑटो पैक, IT पैक और बैंकिंग पैक में यहाँ कुछ बाउंस बैक जरूर देखने को मिले। हालांकि 16,400 जो बड़ा एक रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस बाजार नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ से एंटिसिपेट करना चाहिए कि शायद एक बाउंस बैक के लिए वी आर इन फॉर इट। तो निफ्टी गेनर्स की अगर आप बात करें तो उसमें क्लियरली आपको पहले 5 काउंटर्स की आप बात करें तो उसमें बड़े काउंटर्स पावर स्पेस से हैं, पावर ग्रिड, उसके अलावा IT पैक से आपको HCL टेक जैसे काउंटर सामने निकल कर आए। बजाज फाइनेंस आपको जिसमें एक अच्छी खासी सेल ऑफ हमने पीछे के दिनों में देखा, पोस्ट देयर नंबर्स, वो आपको वो काउंटर्स दिखाई दिए। लेकिन बाजार पर बड़ा प्रेशर जो आज क्रिएट किया, जो ड्रैगर रहा बड़ा, वो रिलायंस था। पोस्ट देयर नंबर्स अच्छे आए, लेकिन आज क्लियरली सेल ऑन न्यूज़ का ट्रिगर आपको रिलायंस पर देखने को मिला, क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी एक अच्छी चाल दिखा चुका था बिफोर द नंबर्स ओनली। रिलायंस, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, ये वो स्टॉक्स है जिन्होंने बाजार पर आज नीचे की तरफ दबाव बनाया। और अगर F&O की बात करें तो वहाँ पर कुछ और काउंटर्स जिनमें क्लियरली रिजल्ट्स का ट्रिगर था। PVR ने आपको आज, PVR, इंडिया मार्ट, यहाँ पर आपको बाउंस बैक दिखा। ये स्टॉक्स थे जो F&O गेनर्स भी थे। इंडस स्टार में सुबह कुछ कंसर्न से इरेगुलरिटीज़ की, लेकिन उसके बाद आपने स्टॉक में रिकवरी देखी। खुला वीक नोट पे था, लेकिन उसके बाद बाजार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाई स्टॉक ने, और लगभग 4% की तेज़ी के साथ इंडस टावर आपको दिखाई दिया। तो आज जिन स्पेसेस ने बाउंस बैक दिखाया लास्ट आवर में, उसमें कुछ सिलेक्टिव बैंकिंग स्टॉक्स हैं। IT ने बाजार को सहारा दिया और क्लियरली रिलायंस ने बाजार को आज ड्रैग किया। और 16,400 एक बड़ा अहम सपोर्ट था जिसे आज फिलहाल बाजार क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन अपने गैप डाउन के पॉइंट्स को रिकवर बाजार ने जरूर किया लास्ट आवर में। बिल्कुल। और इस बाजार में क्या करना चाहिए आपको, हमारे बाजार ग्लोबल बाजार के मुकाबले कहाँ खड़े हैं, इस पर हमने खास चर्चा की। तो फर्स्ट ग्लोबल की देवीना मेहरा का कहना है कि दरों में बढ़ोतरी का असर भारतीय बाजार पर दिखेगा, लेकिन दुनिया भर के मुकाबले भारतीय बाजार की स्थिति काफी बेहतर है। हाँ, ये तो है कि सब जगह ब्याज दरें बढ़ रही हैं और ब्याज दरें बढ़ने से बाजार पर सीधा सीधा असर तो होता है। ये चीज मैंने पहले भी समझाई है, क्योंकि आप अगर पीई को देखें, अगर आप पीई का उल्टा देखें तो E/P होता है। तो एक तरह से आपके जो आप भाव दे रहे हैं उस पर क्या आप कमा रहे हैं, तो ये जो होता है ये ब्याज दर से रिलेटेड होता है। तो जैसे जब ब्याज दर बढ़ती है तो आपका ये जो पीई है वो घटने लगता है। और दूसरी तरह से आप देखें तो अगर आप किसी भी चीज का भाव देखें, चाहे वो कोई शेयर हो, तो वो है कि आपका जो बाद में जितना कैश फ्लो आएगा उसको आप डिस्काउंट कर रहे हैं और आज उसका क्या वैल्यू है वो देख रहे हैं, तो क्या मूल्य होना चाहिए। तो अब जब ब्याज दरें बढ़ेंगी तो डिस्काउंट रेट बढ़ता है, तो उस तरह से भी देखें तो
भाव घटेगा अगर ब्याज दरें बढ़ेगी, तो वो तो सीधा सीधा एक एक दोनों चीजों में एक सीधा रिश्ता है। तो जहां तक भारत का प्रश्न है, मैंने पिछली बार भी शायद आपके चैनल पर बोला था कि 2021 में बहुत वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि भारत के बाजार ने आउट परफॉर्म किया। तो अभी वो आउट परफॉर्मेंस का जो ट्रेंड था वो अभी कंटिन्यू करता लग रहा है। सो भारत की स्थिति आप एक तरह से कहें तो बाकी बाजारों से कुछ बेहतर लगती है अभी, अगर आप सारे ग्लोबल बाजारों को देखें। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी चिंता का विषय नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको देखनी है, और ब्याज दरें तो यहाँ भी बढ़ ही रही हैं, तो उसका भी कुछ असर तो आता ही है ओवरऑल स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल, तो भारतीय बाजार भले ही अच्छे दिखते हों लेकिन उनकी अपनी चिंताएं भी हैं। मेरे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शर्मिला जोशी और किरण जानी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। किरण, 16,300 को हमने किसी तरीके से आज होल्ड कर लिया, क्या इसको एक पॉजिटिव साइन माना जाए? आज सुबह जब बाजार खुलने वाले थे तब ऐसा लग रहा था कि शायद 16,200 भी ब्रेक हो जाए, लेकिन वो तो हुआ नहीं। 16,300 पर क्लोज होना कितना अहम कदम होगा बाजार के लिए? गुड इवनिंग एवरीवन। सो अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें अगर निफ्टी का चार्ट टेक्निकली, तो ऑफ कोर्स हम एक लोअर हाई लोअर बॉटम जो पैटर्न बना रहे हैं, मतलब कि एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि 16,300 कितना इंपॉर्टेंट है, सो प्रीवियसली जहां तक मुझे याद है कि 2021 फरवरी से लेके अगस्त, ये जो टाइम था पूरा हमने देखा था कि 16,200 16,300 एक रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट उसके ऊपर जा नहीं रहा था और नीचे में 15,800 15,900। सो ये जो 300 से 400 पॉइंट की रेंज थी उसके अंदर ऑलमोस्ट 6 महीना बाजार ने स्पेंड किया था। उसके बाद एक बड़ी ब्रेकआउट आई अगस्त 2021 में और हमने देखा कि 18,700 800 तक के लेवल्स हमने देखे। अब कहीं ना कहीं फिर से वही 16,200 का जो लेवल है वो मार्केट अगेन डिफेंड कर रहा है। लास्ट टाइम जब 15,600 तक का लो हमने देखे थे तब भी हमने देखा था कि 16,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल था। आज भी हमने देखा 16,200 से मार्केट रिबाउंड हुआ सेकेंड हाफ में और कहीं ना कहीं 16,300 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग आई है। सो वो एक पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ अगर आप लोअर टाइम फ्रेम देखोगे तो जो इंडिकेटर्स है वो काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। आप अगर पीसीआर रेशियो देख लो, सो पीसीआर रेशियो भी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बाउंस प्ले आना चाहिए यहाँ से। अगर आप डाउ जोन्स का भी चार्ट देखोगे सो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि 32,400 से 32,200 ये जो 200 पॉइंट की रेंज है, 3 बार डाउ जोन्स यहाँ से एक बॉटम बना के ऊपर में 34,000 तक की रैली दे चुका है। इनफैक्ट इस वीक में उसके भी सीपीआई नंबर्स, मतलब यूएस के भी सीपीआई नंबर आने वाले हैं। सो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि 1-2 दिन में यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस इक्विटी मार्केट में आना चाहिए। लेवल वाइज की अगर मैं बात करूं तो जब तक हम 16,200 के ऊपर है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक बार 16,500 16,550 तक की रेंज देखें। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो 10 मार्च को जो गैप क्रिएट हुआ था डेली चार्ट के ऊपर, आज वो गैप फील हो चुका है। तो इंटरमीडिएट बाउंस मुझे लग रहा है और इंटरमीडिएट बॉटम भी इनफैक्ट हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी के ऊपर फॉर्म हुआ है। जब तक 33,900 का लेवल नहीं टूटता है कंसेक्यूटिवली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तब तक एक बार चांस है कि हम 35,100 तक की रैली बैंक निफ्टी में देख सके। सो दोनों इंडाइसेस के ऊपर हमारी बाय ऑन डिप्स की की उम्मीद हम यहाँ से कर सकते हैं, ये जरूर दिखाई देता है। लेकिन शर्मिला को भी शामिल करते हैं चर्चा में। शर्मिला, हमने देखा कि संकेत तो कहीं से भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी भी आप यूएस फ्यूचर्स देखिए तो वो करीब जो है अच्छी खासी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स जो है वो 500 पॉइंट तक नीचे चला गया था। क्रूड जो है वो 105 108 110 के लेवल के आसपास चल रहा है। और इधर हमारे डोमेस्टिक मार्केट में रिलायंस जैसा स्टॉक जो बाजार को चलाता है 4% नीचे दिखता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। कैसे आपको लगता है कि यहाँ से रिबाउंड की संभावना कोई दिख रही है, या जनरल सेंस अभी यही है कि बाजार अब फिलहाल अगले कुछ दिन मंदी के मूड में ही रहेगा? वेल वेरी ऑनेस्टली आई थिंक जो मैं सुन रही हूँ वो दो एकदम अलग किस्म के कैंप है। एक तरह की राय बन रही है कि मार्केट यहाँ से और भी करेक्ट हो सकते हैं और अभी तक हमने आई थिंक फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर कुछ 5-7% करेक्शन देखा है। सो देयर कुड बी लॉट मोर डाउनसाइड और गिवन जैसे कि आपने गिनवाए चीजें, वो सब चीजें नेगेटिव है और उस वजह से मार्केट नीचे जा सकता है। एंड आई थिंक देयर इज अनदर कैंप दैट इज इक्वली कन्विंस कि हम इस हफ्ते कुछ ना कुछ लो देखेंगे और वहां से बाउंस होगा। For me, actually, that important level to mark on the Nifty would be 16,800. मुझे लगता है कि बाउंस आएगा तो भी आई डोंट नो वेदर वी कैन उसको बहुत अच्छी तरह हम पार कर पाएंगे और वो सस्टेन करेगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आज के दिन भी जहां तक
सेंसेक्स और निफ्टी की बात है वो तो कहीं ना कहीं संभल गए, लेकिन जो मिड कैप है उसमें हमने काफी पेन देखा। एंड दिस इज प्रिसाइसली व्हाट वी हैड विटनेस्ड अर्लियर एज वेल, जब मार्केट्स नवंबर दिसंबर फेज में करेक्ट हुए थे, तो मिड कैप्स ज्यादा करेक्ट हुए थे। सो आई थिंक दैट वुड बी एन एरिया ऑफ कंसर्न फॉर मी, क्योंकि रिटेल क्लाइंट्स के का इन्वेस्टमेंट काफी मिड कैप्स में रहता है एज अपोज टू large caps. So it's very difficult to say at this point. I think let's sort of focus on stock specific ideas. और fortunately for us अभी इस तरह का अभी हमारा मार्केट बन गया है कि अगर जैसे आज हमने देखा कि रुपी वीकनेस है, डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है, तो फार्मा और आईटी आपके लिए काम कर जाएंगे, बिकॉज ये दोनों एक्सपोर्ट फेसिंग सेक्टर्स है। There's been negative news for metals. So I think that's how we have to play it, and I think जो longer term investors है उनको इस चीज पर ध्यान रखना है कि अगर उनके प्राइसेस आते हैं तो उनको स्टॉक्स लेने हैं, बट आई थिंक द अंडरलाइंग थिंग नाउ इज कि आपको डिप्स पे जो अगर स्टॉक गिरता है तब आपको लेना है, नॉट व्हेन इट्स गोइंग अप। आपको फोकस इस बात पे करना है कि आपके स्टॉक का प्राइस इस समय क्या चल रहा है, कौन से सेक्टर्स पर, कौन से स्टॉक पर आपका फोकस है। अगर आपको प्राइस मिलता है तो आपको लेना है, इंडाइसेस को मत देखिए, तो वो बेहतर सिचुएशन होगी। चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातें भी कर लेते हैं। यहाँ पर यूपीएल ने चौथी तिमाही में अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा बढ़कर 1735 करोड़ पर पहुंच गया है। साथ ही कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। और क्या डिटेल है यूपीएल के नतीजों की, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। यूपीएल के नंबर आए हैं और शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू में बीट आया है, आप एबिडा में, मार्जिन्स में, सब में जो है सारे पैरामीटर्स में अबव एस्टिमेट्स आंकड़े आए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ जो है ऑफकोर्स प्रोडक्ट रियलाइजेशन में बढ़ोतरी और अच्छे वॉल्यूम्स और अच्छे करेंसी इम्पैक्ट के कारण जो ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि मार्जिन्स में जो इंपॉर्टेंट बात है, दो इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला है कि रियलाइजेशंस में इंप्रूवमेंट आई है, दूसरा बात है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, उसके कारण आपके इनपुट जो मार्जिन्स है उसमें प्रेशर जो है कम पड़े हैं। ऑफकोर्स जो गाइडेंस में एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी ग्रोथ देखने मिला। अगर रीजन्स की बात करें तो आप कह सकते हैं कि यूरोप की जो रीजन है वहाँ पे जो सबड्यूड ग्रोथ आई है क्योंकि बेस ज़्यादा था, लेकिन बाकी सारे सेगमेंट्स आप पकड़ लीजिए, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और भारत, ये सारे सेगमेंट्स में शानदार प्रदर्शन देखने मिला। 25% के ऊपर ग्रोथ सारे सेगमेंट्स में देखने मिला। अब गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और जो वित्त साल 2023 का गाइडेंस है रेवेन्यू का, वो लगभग 10% से ज़्यादा है। अब ये गाइडेंस बढ़ा दिया गया है, पहले 7 से लेकर 10% तक का FY22 में गाइडेंस था। एबिटा मार्जिन का गाइडेंस सेम है 12 से 15% का। हालांकि जो आप कह सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल जो लगभग FY22 का एक्चुअल 15.6% था, अब उसको बढ़ा के जो है एक्सपेक्टेड है कि 125 से लेकर 200 बेसिस पॉइंट्स तक जो है आपके ROC के जो आंकड़े हैं उसमें जो है इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है। एक तो यहाँ पर यूपीएल के नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुछ और नतीजों पर फोकस करेंगे। एशियन पेंट्स के नतीजे आने वाले हैं कल। नतीजों से पहले अनुमान है कि इस बार प्रोडक्ट कीमतें बढ़ने से कंपनी की मार्जिन और आय के मोर्चे पर कुछ सहारा मिल सकता है। कैसे रह सकते हैं नतीजे, जानने के लिए चलेंगे मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला के पास। विनी, क्या एक्सपेक्टेशन है एशियन पेंट्स से इस बार? एशियन पेंट्स अपने Q4 FY22 नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं और देखा जाए तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है 20% की रेवेन्यू ग्रोथ है एक्सपेक्टेड दिस टाइम। मेनली जो प्राइसिंग लेड होगी दिस टाइम अराउंड एज वेल, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ तो सिर्फ 6 to 8% एक्सपेक्टेड है और कंपनी ने काफ़ी प्राइस हाइक्स लिए थे क्योंकि रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन जो थी, महंगाई जो थी काफ़ी बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से प्राइस हाइक्स जो है ये सपोर्ट कर रहा है ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ को। प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स है मार्जिनल ग्रोथ है अराउंड 6% की ग्रोथ प्रॉफिट्स में, और ये मेनली जो है इम्पैक्ट कर रहा है प्रॉफिट्स को, वो हायर इनपुट प्राइसेस इंपैक्ट करेगा, तो मार्जिनल ग्रोथ और 6% प्रॉफिट्स में। ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इबिटा मार्जिन, वहाँ पे हम लोग एक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 200 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मेनली इम्पैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज है और हाई फ्रेट कॉस्ट भी है जो इम्पैक्ट कर रहा है ओवरऑल मार्जिन ऑफ द कंपनी। ग्रॉस मार्जिन भी इम्पैक्ट होंगे ऑब्वियसली बिकॉज हायर इनपुट कॉस्ट है, तो ग्रॉस मार्जिन इबिटा मार्जिन दोनों इम्पैक्ट हो गए, पर ग्रॉस मार्जिन जो है सिक्वेंशियली में भी इंप्रूव होते दिख सकेंगे। ओवरऑल जो फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर, कमेंट्री क्या आ रही है डिमांड आउटलुक में, RM कॉस्ट की क्या आउटलुक है, वाइल प्राइस हाइक क्या है, कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है आगे जाते हुए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए।
चलिए, एशियन पेंट के चार्ट्स में हमने देखा कि एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन उससे पहले कि हम चार्ट चेक लें, एक और स्टॉक की बात करते हैं, वो है सिप्ला, जिसके भी नतीजे आने वाले हैं और इस बार अनुमान से अच्छे नतीजे की उम्मीद की जा रही है। इस बार कंपनी की घरेलू बिक्री करीब 15% तक बढ़ती हुई दिख रही है। क्या है पूरा अनुमान? पंकज पोद्दार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो दे रहे हैं पूरी जानकारी। पंकज, बताइए। ये पर्टिकुलर रिजल्ट सीजन में सिप्ला एक पहली बड़ी लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी जो अपने नंबर्स कल डिक्लेयर करेगी। 5000 करोड़ 5087 करोड़ का सेल्स एस्टिमेट है। पैट एस्टिमेट 591 करोड़ का है और एबिटा अगर हम मार्जिन में देखें तो 19% या 19.5% के आसपास ये नंबर रहेगा। यूएस सेल्स और इंडिया सेल्स दो इनकी की जोग्राफीज है। यूएस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय अबाउट 3% QOQ 155 मिलियन। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 15% ऑन अ YOY बेसिस। एब्यूट्रॉल में मार्केट शेयर गेन्स, दिस इज समथिंग जो इनका चल रहा है, जो एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू है और इन्होंने कपल ऑफ ड्रग्स लॉन्च भी किए हैं, तो देखते हैं उनका क्या नतीजा या क्या मार्केट शेयर गेन रहता है। ओवरऑल इंडिया एक्सपेक्टेड टू बी वीक, यूएस एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग। यूएस में 155 मिलियन करना एक की नंबर रहेगा सिप्ला के नतीजों के लिए जब वो डिक्लेयर करेंगे। करेक्ट, इंडिया एक्सपेक्टेड टू बी वीक लेकिन यूएस एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग, ये पंकज ने बताया है सिप्ला के बारे में। दोनों ही स्टॉक पे बात कर लेते हैं, पहले सिप्ला की ही बात कर लेते हैं। शर्मिला, आपको लगता है कि यहाँ पर जो एनालिसिस यहाँ पर पंकज लेकर आए हैं कि इंडिया से बिजनेस वीक लग रहा है लेकिन यूएस में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पर देखने को मिलेगा रिजल्ट्स के बाद? वेल, आई थिंक ज्यादा आउटलुक पर डिपेंड करेगा। आई डोंट थिंक इतना मैटर करेगा कि कौन सी ज्योग्राफी ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन आउटलुक क्या है आगे चलकर और क्या उनका प्रोडक्ट लाइनअप है, आई थिंक इस पर ज्यादा फोकस रहेगा। एंड आई थिंक इन एन एनवायरनमेंट लाइक दिस जहाँ पर ओवरऑल हम जिस तरह का वॉलेटाइल मार्केट देख रहे हैं, टू माय माइंड इस तरह के डिफेंसिव्स दे आर अ गुड बेट। ये एक अच्छा सेक्टर है इस समय पर। तो नतीजे देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा फोकस इस पर रहेगा कि उनका आगे चलकर क्या आउटलुक। ओके, तो फोकस आउटलुक पर रहेगा। सेक्टर वैसे भी डिफेंसिव है। आज हम देख रहे हैं स्टॉक खराब बाजार में भी करीब 1.5% ऊपर जाकर बंद हुआ है। तो उम्मीद यह है कि नतीजों के बाद जो है शायद कुछ और मूव देखने को मिले। एशियन पेंट्स पर किरण आपसे व्यू लेना चाहेंगे। आज एक रिकवरी की कोशिश हुई अच्छी खासी, हम देख सकते हैं चार्ट्स में कि आखिरी घंटे में जो है काफी अच्छे मूव्स थे। अब स्टॉक जो है एक बार फिर 3000 के ऊपर जाकर टिक गया है। क्या व्यू होगा एशियन पेंट्स पर फिलहाल? सो ओवरऑल एशियन पेंट की बात करें सो नीचे में हमने देखा है 2970 एंड 2975, ये जो लेवल है वहां से हमने मल्टीपल टाइम्स बाउंस देखा है। आज भी हमने देखा, जैसे आपने कहा कि लास्ट आवर में एक अच्छी सी रैली दिखी। ओवरऑल अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सभी अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज जिस तरह से डोजी कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है वो भी अपने सपोर्ट के आसपास, तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई सेल ऑफ जो था वो एब्जॉर्ब हो चुका है। सो अब अगर किसी को फ्रेश इसमें पोजीशन लेनी हो सो मेरे हिसाब से जब तक 3000 के ऊपर है, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। कोई भी डिप आता है 2970 तक का, सो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 2950 के नीचे रहेगा। और ओवरऑल जिस तरह से सेटअप हमें लग रहा है कि सपोर्ट के आसपास जिस तरह का रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 3080 3090 तक के टारगेट्स एक दो दिन में देख सकेंगे। सो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी हमें रखनी चाहिए 2950 के स्टॉप लॉस से एशियन पेंट के ऊपर। 2950 का स्टॉप लॉस यहाँ पर 3080 से 3090 तक के टारगेट दिख सकते हैं आने वाले 1 या 2 दिनों में। एशियन पेंट्स को रख सकते हैं आप अपनी रडार पर। जोमेटो पर फोकस करते हैं, जहाँ पर जोमेटो और ब्लिंकिट का मर्जर जो है वो आखिरी चरण पर है। मेरी सहयोगी नयनतारा राय के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। नयनतारा, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? ये एक हम आपके लिए एक्सक्लूसिव न्यूज़ खबर ला रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश में। हमें अपने सूत्रों से ये पता लगा है कि जोमेटो और ब्लिंकिट का मर्जर कभी भी हो सकता है। अनाउंसमेंट नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट जोमेटो के साथ हो सकती है, वो मई के एंड में ही होगा। ब्लिंकिट का नाम पहले तो ऑफ कोर्स ग्रोफर्स था, अब उसको ब्लिंकिट बुलाया जाता है। यह कंपनी जो बोलती है आपको दूध, चीनी, सब्जियां, फल, ग्रोसरीज, आइसक्रीम आपको 10 मिनट में डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। ये है कंपनी का नाम ब्लिंकिट, तभी उसका नाम ब्लिंकिट है। हमें बताया जा रहा है कि ये जो मर्जर है ये एक ऑल स्टॉक डील होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लिंकिट के शेयर्स हैं के शेयर होल्डर्स हैं, जैसे टाइगर ग्लोबल, जैसे सॉफ्ट बैंक, उनको जोमेटो के शेयर्स मिलेंगे। और इसी कारण हमको ये भी बताया जा रहा है कि शेयर होल्डर्स मान चुके कि अगर वैल्यूएशन राइट होगी वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देंगे। तो मतलब पहले बोर्ड मीटिंग होगी जिसके बाद अनाउंस किया जाएगा, उसके बाद ईजीएम को भी बुलाया जाएगा शेयर होल्डर्स का। ये जो डील है
ये शायद कंपटीशन वॉचडॉग सीसीआई के पास नहीं जाने पड़ेगी। पहले भी अगर आप जोमेटो की कमेंट्री देखें, वो बिलीव करते हैं कि जो फ्यूचर है ई कॉमर्स का वो होगा इंस्टेंट डिलीवरी, मतलब सब कुछ आपके दरवाजे में पहुंचना चाहिए 10 मिनट और उससे कम पे। और यही है वो बेट जो वो ब्लिंकिट के साथ कर रहे हैं। आईपीओ से पहले जोमेटो ने $100 मिलियन इन्वेस्ट किए थे ब्लिंकिट में, उसके बाद उन्होंने ब्लिंकिट को डेट भी दिया है कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट से, और अब बातचीत हो रही है जो हमने आपको पहले भी बताया था एक मर्जर के बारे में, अब वो फाइनल लैप में है। चलिए, यहाँ पर धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाते हुए जोमेटो दिखाई दे रहा है शर्मिला, लेकिन स्टॉक तो धीरे धीरे नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, पिछले जब से लिस्ट हुआ है तब से गिरता हुआ ही दिख रहा है। अब अराउंड 50-55 रुपए के आसपास, 56 रुपए माफ कीजिए 75 पैसे का स्टॉक अब जोमेटो का है। जिस तरह का परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइस का रहा है वो एक साइड है, और दूसरी साइड जिस तरह कंपनी बिजनेस बढ़ा रही है, आप किसके साथ जाना चाहेंगी? क्या बेट करेंगी जोमेटो पर? Well, now I think ये ऐसा the price that it's at now ठीक लग रहा है अभी ये स्टॉक। ऑफ कोर्स ये देखना होगा कि इस तरह के मार्केट में और क्या सेल ऑफ आता है स्टॉक पर। बट वेरी ऑनेस्टली जब ये स्टॉक का लिस्टिंग हुआ और जिस तरह की बातें हो रही थी एंड इतना फैंसी था ये सब न्यू बिजनेसेस के लिए, तब वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं लग रहे थे। और उसके उनके लिस्टिंग के बाद ऐसी 2-3 चीजें हुई उनके साथ विच वेंट अगेंस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस में हमने बहुत जल्दी करेक्शन देखा। आई वुड से कि बाकी स्टॉक्स करेक्ट होने के पहले ही जोमेटो में हमने करेक्शन देखा। सो आई थिंक नाउ थिंग्स वी शुड अलाउ देम टू सेटल डाउन, और ये मर्जर उनको कहाँ पे लेके जाता है। आई थिंक व्हाट आई एम आल्सो सेंसिंग इज देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन, क्योंकि बिग बास्केट हैज आल्सो बीन एक्वायर्ड बाय द टाटास, और वो एक सुपर ऐप टाटा की बात कर रहे हैं। सो आई थिंक जो बाकी के इस ई कॉमर्स स्पेस में है उनको भी अपने आप को तैयार करना होगा टू रियली फेस दैट, एंड दिस इज देयरफॉर अ गुड मूव, क्योंकि ब्लिंकिट अदरवाइज अपने से शायद कितना ही कितना ही और काम कर सकता था, बट नाउ एज अ कंबाइंड एंटिटी मे बी दे विल हैव मोर टू ऑफर। So I think I take this sort of news positive on. I think it will be a positive. It will have a positive effect. और मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस अब जोमेटो इस लेवल पे आ गया है कि आप कंसिडर कर सकते हैं। वंस अगेन आई थिंक क्योंकि मार्केट इस तरह के करेक्शन फेज में है, ट्राई एंड बाइट ऑन डिप्स, बट आई थिंक नाउ फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव जोमेटो लुक्स ओके। सो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से जोमेटो को देखा जा सकता है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए, थोड़ा सेटल डाउन होने दीजिए। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमने स्टॉक में एनीवे देखी हुई है। चलिए, वक्त हो गया है ये जानने का कि कौन से स्पेशल आइडियाज़ मेरे मेहमान लेकर आए हैं आज। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। किरण, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए कौन से आइडियाज आज आप लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए? सो आज हमारे 2 ट्रेड रहेंगे, मतलब 2 रिकमेंडेशन रहेंगे, दोनों बाई साइड के ऊपर है। जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि वी आर एक्सपेक्टिंग बाउंस इन मार्केट। सो पहला स्टॉक है टीटी के प्रेस्टीज। अगर आप इसमें डेली चार्ट पे देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, साथ ही साथ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ दिख रहा है। और जिस तरह से लोअर टाइम फ्रेम में लास्ट 3-4 दिन से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है, सो एक्यूमुलेशन काफी अच्छा हो गया है और बेस भी काफी अच्छा बनाया है। सो ओवरऑल टी के प्रेस्टीज आप 840 तक के डिप अगर आपको मिले तो आप लॉन्ग करके चल सकते हो, और 1 से 2 दिन में हमें लग रहा है कि यहाँ 890 तक की जगह है, और स्टॉप लॉस के लिए आप या 819 मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड जो स्टॉक है वो फार्मा के अंदर है। आज हमने देखा कि मार्केट में जिस तरह से गिरावट थी, फार्मा स्टॉक्स काफी सपोर्टिव थे, और जिस तरह से यूएसडी आईएनआर कंटिन्यू 77 के ऊपर है, डेफिनेटली फार्मा वुड बी द फ्लेवर एज एन डिफेंसिव स्टॉक आल्सो। सो सिप्ला इज अवर नेक्स्ट पिक। अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो कल ही, मतलब कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही स्टॉक ने अपने 200 दिन के नीचे क्लोज दिया, लेकिन आज जिस तरह से नीचे के लेवल से रिकवरी आई और स्टॉक कहीं ना कहीं 200 दिन के मूविंग एवरेज के क्लोज टू क्लोज ट्रेड कर रहा है, और आज जिस तरह से वॉल्यूम्स हुए और कल इसका रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है ऑन पॉजिटिव नोट फ्रॉम अवर साइड। सो शिप्ला में भी आप लॉन्ग साइड करके चल सकते हो। ओवरऑल हमारा जो टारगेट है वो 980 का है, और स्टॉप लॉस से आप 919 मेंटेन कर सकते हैं। ये सिप्ला और टीटी के प्रेस्टीज, ये 2 स्टॉक्स हैं जहां बाय साइड लेके चल सकते हैं। शर्मिला, आपके कौन से कॉल्स होंगे आज? वेल आई एम गोइंग विद अ सेफ पिक, एचडीएफसी बैंक। नतीजे काफी अच्छे थे, फिर उनके मर्जर की भी बात है एचडीएफसी के साथ, एंड आई थिंक उससे बहुत बड़ा बैंक बन जाएगा एचडीएफसी बैंक सभी पैरामीटर्स पर। सो दैट इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। और अब खबरें भी आ रही है कि शायद उनको परमिशन मिल जाएगी इस मर्जर के लिए, सो दैट विल बी अ पॉजिटिव।
So I think ये ऐसे लेवल पे है ये स्टॉक बिकॉज इट हैज नॉट रियली पार्टिसिपेटेड इन द ओवरऑल बैंकिंग रैली इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स और नतीजे तो अच्छे आ ही रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी है. सो आई थिंक एट सम पॉइंट इन टाइम इन्वेस्टर्स विल बी रिवॉर्डेड और आपको ये स्टॉक लेके लॉन्ग टर्म के लिए रखना है. I would expect conservatively a 1500 kind of a price, but really honestly that's just a number I'm giving. मुझे लगता है कि अगर आप ये स्टॉक ले तो आपको ये आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना है. का स्टॉक हो सकता है HDFC बैंक और इस समय जो सिचुएशन है वहां पर मौका आपको दिखाई देता है. एक टारगेट दिया है 1500 का, लेकिन आप लंबे समय के लिए रखेंगे तो फायदा बेहतर होने की उम्मीद है. बहुत शुक्रिया किरण और शर्मिला समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए. और कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही. पूरी टीम को दीजिए इजाजत. ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए कंज्यूमर स्केप.